फुटबॉल में मेसी वर्सेस रोनाल्डो है, क्रिकेट में भारत वर्सेस पाकिस्तान है, वही फाइनेंस में है कि घर हमें खरीदना चाहिए या फिर रेंट पर लेना चाहिए। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो आज की यंग जनरेशन के सामने है। और फिर इसका जवाब जब हम एक्सेल शीट से ढूंढने की कोशिश करते हैं तो कई सारी जो प्रैक्टिकल चीज़ें वो मिस हो जाती हैं। अब होता ही कि ज़्यादातर टाइम ये जो कैलकुलेशंस होते हैं एक्सेल शीट में ही बताए जाते हैं, तो यहाँ पर मैं सारे उन प्रैक्टिकल तरीकों से आपको ये चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको इस चीज़ की बेटर आइडिया है कि आपको ये घर खरीदना चाहिए या फिर रेंट पर लेना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है मोबीक्विक एक्स्ट्रा, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अब मैं आपको ना कुछ फिगर्स दिखाता हूँ जो आपको ये क्लियरली बता देंगे कि क्यों इंडिया में बाइंग और रेंटिंग का इतना ज़्यादा इशू हो जाता है, क्यों डिसीजन लेने में यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इंडियन मार्केट बाकी कंट्रीज से बहुत अलग है और इस रेशो से हमें ये पता चलता है कि जब बाकी कंट्रीज का प्राइस टू इनकम रेशो 3-4 के आसपास है, जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वही इंडिया पर ये रेशो 11 के आसपास जाता है। अब ये रेशो क्या है? ये रेशो आपको ये बताता है कि जैसे कि मान लीजिए आप बैठे हैं मुंबई में और मुंबई में एक फ्लैट की कॉस्ट है 1 करोड़ रुपीज़ और वहाँ पर ऑन एन एवरेज लोगों की इनकम है 10 लाख रुपए। तो इस हिसाब से ये जो रेशो निकल कर आ रहा है ये 10 के करीब निकल कर आ रहा है। ये बस अजम्पशन मैंने बता दिया। तो ये रेशो हमें ये बताता है कि जो घर की प्राइस है वो आपके एनुअल इनकम से कितनी गुना ज़्यादा है। अब यही रेशो अगर हम सऊदी अरेबिया के लिए देखते हैं तो 2 के आसपास आता है, यूएस के लिए 3-3.5 के आसपास आता है और बाकी कई सारी कंट्रीज़ के लिए भी 5 से कम ही आता है। तो जनरली ऐसा माना जाता है ग्लोबली कि अगर ये रेशो 3 से कम है यानी अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी है, आप बड़ी आसानी से घर खरीद सकते हैं। लेकिन जिन कंट्रीज़ में ये 3 से ज़्यादा है वहाँ पर घर खरीदने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। और हमारा तो सिर्फ 3 के ऊपर नहीं है, हमारा तो 10 के भी ऊपर जा रहा है, 11 के आसपास है। तो इसीलिए यहाँ पर जो घर है वो अफोर्डेबल नहीं है। दैट इज़ अ रियल बिग प्रॉब्लम। वो क्यों नहीं है, इसके कई सारे रीजंस है। लोन्स इजीली अवेलेबल है, वो एक कह सकते हैं। पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से लोग मेट्रो सिटी में आ रहे हैं। और कोई भी मेट्रो सिटी देखो, दे आर एक्सपांडिंग लाइक एनीथिंग। मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली जैसी सिटीज़ अगर आप देखें तो पूरी तरह से भर चुकी है। फिर जो आउटर एरियाज़ हैं वो अब एक्सपांड हो रहे हैं। दिल्ली में अगर बात करें तो एनसीआर का रीजन बढ़ रहा है। ऐसे ही बाकी अलग अलग सिटीज़ के लिए जो आउटर एरियाज़ हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब फिर ये रेशो इतना ज़्यादा है तो एक प्रॉब्लम तो लोगों को आएगी, वो है रहने की, कि रेंट पे करूँ जो कि थोड़ा कम रहेगा और हर महीने पे करते रहेंगे तो टेंशन भी नहीं है। वही दूसरे और घर खरीदना है तो ईएमआई थोड़ी ज़्यादा जाएगी जितना आप रेंट पे कर रहे हो उससे, साथ ही आपको वन टाइम बड़ा पेमेंट भी पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर्स हैं। तो उन्हीं को चलिए डिटेल में समझते हैं। देखिए, पिछले कुछ टाइम में कई सारे वीडियोस इससे रिलेटेड यूट्यूब पर आए हैं जहाँ पर एक्सेल शीट में कैलकुलेशंस करके बताया है। तो आपको बता दूं कि बड़ा ही सिंपल है कि अगर आप एक्सेल शीट के हज़ारों कैलकुलेशंस कर लो, लगभग हर किसी में एक ही चीज़ आपको पता चलेगी, वो है कि रेंटिंग इज़ बेटर दैन बाइंग। रेंटिंग बेटर है बाय करने से। बट अगर हम रियलिटी में आते हैं और पर्टिकुलरली इंडिया की रियलिटी की बात करते हैं तो चीज़ें काफ़ी बदल जाती हैं। अब घर खरीदना है या फिर रेंट पर लेना है ये आपको वीडियो के अंत तक तो पता चल ही जाएगा, पर अगर आप अपने पैसों से पैसा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रोडक्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं जिसका नाम है मोबीक्विक एक्स्ट्रा, जो कि आरबीआई रेगुलेटेड पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। तो इस प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स है वो कुछ ऐसे हैं कि एक्स्ट्रा एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जहां पर आप 12% पर एनम तक के रिटर्न्स कमा सकते हैं। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। एक्स्ट्रा में आप अपनी इन्वेस्टमेंट से 1000 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं और आपका जो इंटरेस्ट है वो डेली बेसिस पर आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो होते हुए देख सकते हैं। और जो भी अमाउंट है विड्रॉ जब आप करते हैं सीधा आपके बैंक अकाउंट में जाती है और इस पर कोई भी विड्रॉल चार्जेस भी नहीं लगते हैं। बहुत ही सिंपल ये प्रोडक्ट है जहां पर सिर्फ 6 क्लिक्स में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि पीयर टू पीयर लेंडिंग काम कैसे करती है। तो आरबीआई के इस पीयर टू पीयर मैकेनिज्म की मदद से ये पॉसिबल होता है कि आपका पैसा सीधा आप इस P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लेंड कर सकते हैं। और फिर जब भी आप पैसा लेंड करते हैं तो डिफॉल्ट रिस्क तो होती ही है। तो यहाँ पर मोबीक्विक एक्स्ट्रा जिन्हें लोन देना है उनके क्रेडिट चेक्स, आइडेंटिटी चेक्स करती है, साथ ही डिफॉल्ट रिस्क का भी स्टडी करती है। और फिर ये जो पैसा है ये आपका एक आरबीआई लाइसेंस पीयर टू पीयर एनबीएफसी के जरिए इन्वेस्ट किया जाता है। तो मोबीक्विक यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर क्लेम करता है कि उनके 100% यूजर्स ने 12% पर एनम का रिटर्न कमाया है। तो अगर आप भी P2P लेंडिंग ट्राई करना चाहते हैं तो आप मोबीक्विक एक्स्ट्रा डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। और डिस्क्लेमर ये है कि एक कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और पीयर टू पीयर लेंडिंग एक अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। तो आप प्रॉपर अपना स्टडी और रिसर्च करके ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो इसे आप जरूर चेक कीजिए। जब भी लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें रेंट पर रहना बेटर लगता है, बिकॉज देखिए कैलकुलेशन वाइज वो है भी बेटर, बट जब आप ऐसा करते हैं तो इसके पीछे कई सारे अजम्पशंस होते हैं। पहला अजम्पशन ये है कि आपकी जो इनकम है वो हमेशा जितनी अभी है उतनी या फिर उससे ज़्यादा ही होगी, ताकि जिससे आप आपका जो रेंट है बड़ी आसानी से पे कर पाओ और आपकी जो आगे की जनरेशन्स है वो भी अच्छा खासा इनकम कमाती रहेगी ताकि वो भी टाइम पर रेंट पे कर सके।
दूसरा बड़ा अजम्पशन ये है कि आपका लैंडलॉर्ड काफ़ी अच्छा होगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तीसरा अजम्पशन ये होगा कि इस रेंट के घर में आपको वही फ्रीडम मिलेगी जो जनरली लोगों को अपने खुद के घर में मिलती है। लेकिन रियलिटी में ये सारी चीज़ें जैसा अजम्पशन में बताया जाता है वैसा नहीं निकल कर आता है। तो इन अजम्पशंस पर पहुंचने से पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में ये है कि रेंट पर घर मिलना ही मुश्किल हो गया है। जितनी भी वेबसाइट्स आज ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, मेरा तो ये पर्सनल ओपिनियन है कि उसमें से एक भी रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही है। आज भी आप रेंट पर घर लेने जाओ तो आसानी से मिलता नहीं है। मेरा एक दोस्त है जो 11 दिन से फ्लैट ढूंढ रहा था, लेकिन जैसा चाहिए वैसा मिला ही नहीं, तो बाद में बोलता है कि जो मिल गया उसी से काम चला लेता हूँ। तो वही है कि एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, बिकॉज जो आपको चाहिए वो सॉल्व नहीं हो रहा है, वो भी ब्रोकरेज वगैरह पे करने के बाद। तो इसके बाद जब ये सारे फिल्टर क्रॉस करने के बाद जब आपको घर मिल जाता है रेंट पर, तो फिर ये बहुत मैटर करता है कि आपका लैंडलॉर्ड कैसा है। थोड़ी चीज़ अगर मैं बताऊँ तो मेरी सिस्टर रहती है, वो रेंट का ही घर है उसका, और उसकी जो बेटी है वो छोटी है, तो पेन से कुछ तो भी दीवारों का रंग देगी, बाकी चीज़ें करेगी। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो लैंडलॉर्ड ने बोला कि ये सब नहीं चलेगा, तो इन्होंने बोला कि हम पेंट वगैरह जो भी आपका है रिक्वायरमेंट वो सब करके देंगे। तो लैंडलॉर्ड बोलता है वो नहीं चलेगा, मुझे चाहिए ही नहीं है, पेंट वेंट तो बात की बात है, मुझे चाहिए ही नहीं है। तो वही है कि जो आप करना चाहते हैं आपके घर में वो आप नहीं कर सकते। और फिर यही तो मेमोरीज है, यही तो सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मतलब हम कमाते भी हैं। और इसके बाद फिर अगला प्रॉब्लम तो ये भी आता है कि कई बार आपको लैंडलॉर्ड अचानक से बोलता है कि आपको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे या तो घर रिनोवेट करना है या फिर और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, हम खुद यहाँ पर रहने के लिए आ रहे हैं एट्सेट्रा। और फिर आपको फिर वो घर चेंज करके कहीं और जाना पड़ता है। और फिर जब आप घर छोड़ते हैं, ठीक है, तो आप ही सोचिए कि आपकी उम्र है 60-70 साल की और उस एज में आपको बोला जा रहा है कि आपको घर चेंज करो। तो मतलब अगर हम देखो तो इमोशनली बहुत ही पेनफुल ये चीज़ें हो जाती है। और फिर क्या होता है कि जब भी आप कहीं पर रहते हैं तो आजू बाजू के जो लोग हैं उनसे हमारे कनेक्शन बनता है। हर बार घर चेंज करना पड़े तो वो भी एक दिक्कत हो ही जाती है कि बच्चे होते हैं तो खेलने वाले दोस्त बदलते रहते हैं। वो कहीं अगली जगह पर जाते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि वो तो लास्ट टाइम तो मेरे तो कोई दोस्त नहीं यहाँ पर, अब मैं क्या करूँगा। तो वो तो एक रियल टाइम फैक्टर्स तो है ही। साथ ही जब आप घर छोड़ते हैं तो फिर लैंडलॉर्ड कई बार कुछ भी कारण बताकर आपको जो एडवांस डिपॉजिट है उसे डिडक्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये चीज़ आप 60-70% लैंडलॉर्ड के साथ पाई जाती है कि ठीक है ये हो गया तो इसका हमने 10,000 काट लिया, उसका 20,000 काट लिया, उसके पीछे कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं है और आप कुछ कर भी नहीं सकते। मतलब इसका मिसयूज़ आप देखेंगे तो बहुत बड़े तौर पे आज हो रहा है। तो एक्सेल शीट में जो अजम्पशन है कि लैंडलॉर्ड आपका अच्छा ही रहेगा, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशंस बता रहे हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही टेरिबल एक्सपीरियंस है। अब इसके बाद बढ़ते अगले अजम्पशन की तरफ, जो ये कहता है कि आप अभी जितना इनकम कमा रहे हैं आप कम से कम उतना या फिर उससे ज़्यादा ही कमाएंगे फ्यूचर में, और आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो भी अच्छा पैसा कमाएगी। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ गई, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल इनकम फ्लो के हिसाब से मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो मेरे जो दादाजी हैं उन्होंने हमारा जो घर है होम टाउन का उसके लिए लैंड खरीदी और फिर उस पर घर बनाया। फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो इनकम उनकी अच्छी खासी थी और फिर उन्होंने अच्छी खासी सेविंग करके ये इन्वेस्टमेंट कर ली, घर में एक एसेट बना लिया। फिर आई उनकी अगली जनरेशन मेरे फादर की, और मेरी फादर की बात करूँ तो उनकी इनकम मेरे ग्रैंडफादर से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन क्योंकि घर ऑलरेडी था और जनरली जो लोग रेंट पर रहते हैं उनका सबसे बड़ा एक्सपेंस रेंट ही होता है, वो नहीं था, इसलिए कभी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हम कई बार रियलाइज़ नहीं करते, बट ये एक पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है अगर आपके पास घर हो तो। और फिर रिसेंटली एक अलग चीज़, मतलब ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती है और बहुत रेयर चीज़ है, बट अभी मुझे जब स्टूडियो बनाना था तो मैंने होम टाउन में स्टूडियो भी बनाया था लॉकडाउन के बाद कि चलो शूटिंग वगैरह करनी है तो यहीं पे कर सकता हूँ, तो मैंने घर के ऊपर ही स्टूडियो बना दिया। तो उसके लिए मुझे कोई लैंड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस जो है घर उसके ऊपर मैंने बना दिया। तो ऐसे कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जो मेरे दादाजी की वजह से मुझे मिले। तो कई बार होता है कि लोगों की जो फ्यूचर जनरेशन है वो या तो कम पैसा कमा पाती हैं या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो एक टेंशन उनके दिमाग पर ये नहीं होता है कि यार ये रेंट वगैरह पे करना है। और फिर तीसरा प्रॉब्लम ये भी है ना कि जब आप रेंट पर रहते हैं तो ये मत करो वो मत करो, आपको कुछ रिनोवेट करना है तो वो भी आप नहीं कर सकते। और फिर करने वाला भी सोचता है कि मेरा घर तो है नहीं, मैं तो रेंट पर रह रहा हूँ, तो मैं इन्वेस्ट भी क्यों करूँ। तो उसी चीज़ को एडजस्ट करते हुए चलते रहते हैं। और साथ ही जहाँ पर आप रहते हैं, जिस किसी कॉलोनी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो जब आप टेनेंट रहते हैं तो आपके जो व्यूज़ हैं उनको कोई सीरियसली नहीं लेता है और आपके व्यूज़ को इंपॉर्टेंस भी नहीं दिया जाता। कई सोसाइटीज़ तो ऐसी है जिसमें टेनेंट्स को अपना ओपिनियन रखने की भी फ्रीडम नहीं है। और यही सारी जो चीज़ें हैं, मतलब अगर हम देखें एज एन इंडियन तो हमारे लिए क्या है कि घर जो है वो एक इमोशनल डिसीजन है, बिकॉज वहीं पर हम अपना ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं।
वहीं पर जा रहे, वहीं पर सो रहे, वहीं पर खाना खा रहे। तो ऐसे में वो एक ऐसी जगह हो जहाँ पर मतलब हम खुद को काफ़ी सेफ महसूस करें। और फिर वही है कि आपके पास अगर अपना घर है तो एक सिक्योरिटी की फीलिंग है कि चलो कल कुछ हो जाता है, रिसेशन आ जाता है, जॉब चली जाती है, तो मेरे पास मेरा घर तो है। और साथ ही जो दोस्त हैं आपके घर के आसपास रहने वाले नेबर्स हैं, उनसे अच्छे कनेक्शन होते हैं, अच्छा लगता है। मैं जब बीच बीच में होम टाउन जाता हूँ तो मतलब एक उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आती है, मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आती है जब लंबे समय बाद हम मिलते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, यही लाइफ है, यही मेमोरीज है। अब हमेशा हर एक चीज़ को अगर हम अमाउंट को लेके, कैश को लेके एक्सेल शीट पर लगाएं तो आई डोंट थिंक कि वो किस तरह से सही भी है। बट हाँ, अब इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस ये हैं कि अगर आप जैसे साउथ बॉम्बे एरिया में जाते हैं, साउथ दिल्ली जाते हैं, तो वहाँ पर यार घर के रेट से इतने हैं कि आप घर खरीदना मतलब लगभग नामुमकिन हो जाता है एक आम आदमी के लिए। तो उन रेयर केसेस में आपके पास तो एक ही मजबूरी है, वो है कि रेंट पर रहना। तो उन केसेस में आई थिंक आपको रेंट पर ही रहना चाहिए, बिकॉज कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ पॉसिबल है, जहाँ जहाँ आप एक घर खरीद सकते हो, आपको वो खरीद लेना चाहिए। और साथ ही आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि जो भी लोग आज बहुत बातें कर रहे हैं कि आपको घर रेंट पर लेना चाहिए, इनमें से 90% लोगों के खुद के घर है। घर छोड़िए, बड़े बड़े बंगले भी हैं। तो ऐसे में आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना, ये नहीं कि किसी और ने डिसीजन लिया तो मैं भी उसी तरीके का ले लेता हूँ। तो आप अपना सोचिए और ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत कीजिए कि किसी ने ये बोल दिया तो मैं ये कर लेता हूँ। बिकॉज अल्टीमेटली आपकी लाइफ है, एक ही बार मिलती है, तो उसे कुछ बेटर तरीके से स्पेंड करते हैं, हैप्पीली स्पेंड करते हैं, पीसफुली स्पेंड करते हैं। तो मेरा भी बस वही ओपिनियन है कि एक चीज़ हो जहाँ पर हम पीसफुली टाइम बिता सके, किसी की टेंशन ना हो, झिकझिक ना हो, ये मत करो, वो टेंशन ना हो। अपने हिसाब से, अपने फ्रीडम के हिसाब से हम आराम से रह सके। ऑफकोर्स जब आप घर खरीदते हैं तो जब तक आपकी पूरी किस्तें नहीं हो जाती तब तक ऑफकोर्स ये एक हेडेक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन एक बार वो हो गया, एक बार आपने फोर्सफुली सेविंग्स की, थोड़ा सा एडजस्ट करके पेमेंट्स कर दिए, तो उसके बाद कि आपकी लाइफ, आपकी फ्यूचर जनरेशन्स की लाइफ काफ़ी सॉर्टेड हो जाती है। और ये वो सारे लोग फील कर पा सकते हैं जिनके खुद के घर हैं, या वो उस जनरेशन से हैं जिन्होंने खुद नहीं बनाया, उनके पेरेंट्स की वजह से है। तो कई बार हम इस चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं रहते हैं, हम इसे बस ग्रांटेड ले लेते हैं कि ठीक है घर है, पर दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग जो आपके एंसेस्टर्स ने, आपकी पहली जनरेशन के लोगों ने आपके लिए की है। और यही चीज़ अगर आपके पास नहीं है, आपका कोई घर नहीं है, एक घर, तो आप भी कर सकते हैं ताकि आपकी फ्यूचर जनरेशन सॉर्टेड हो, आपकी बाकी की लाइफ भी सॉर्टेड हो। तो दैट इज़ ऑल मैं कहना चाहता था सभी से। हाँ, अब ये है कि आपको एक घर आपका है, बाकी भी घर खरीदने हैं, तो उसमें आपको देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं कि जैसे अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करें तो REIT आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो उससे नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में समझते हैं, तो वेट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो एरिया टू एरिया वाइज आपको देखना पड़ेगा। कई सारे एरियाज में देखता हूँ छोटे छोटे Tier 2 Tier 3 टाउन है, मेट्रो सिटी से भी ज़्यादा के रिटर्न्स मिल रहे हैं वहाँ के लैंड इन्वेस्टमेंट पर। तो वो डिपेंड करता है, वैरी करता है। तो वो सारी चीज़ों को एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही डिसाइड कीजिए। और फिर मैक्सिमम टाइम में अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम आपको रेंट पर देकर ज़्यादा कुछ यील्ड नहीं मिल पाती है। 3.5% की यील्ड जनरली मिलती है, क्योंकि आप भी अगर रेंट पर जाते हैं कहीं पर तो आपको हर साल 5% का एक्स्ट्रा एस्केलेशन पे करना पड़ता है हर साल। और आप देख सकते हैं कि मतलब रेंट में वो एक अच्छी चीज़ है कि इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो 7-7.5% का है, रियल तो थोड़ा और भी ज़्यादा निकल के आता है। और वहीं पर आपको जो रेंट की एडिशन है हर साल वो 5% के करीब आती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब धीरे धीरे लोग बढ़ाने भी लगे, लेकिन अगर 5% आपके केस में है तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि वही है कि इन्फ्लेशन रेट से कम रेट में आपका काम भी चल रहा है। तो रेंट के लिए वो एक बेटर चीज़ है, बट वो कब तक रहेगी वो भी एक सवाल है कि जब लैंडलॉर्ड्स अगर उसका रेट भी बढ़ाना शुरू करेंगे तो वो और भी चीज़ें क्रिएट करेगी। तो बस यही सारी चीज़ें आपसे कहना चाहता था। तो जो मैंने अजम्पशंस बताए उससे रिलेटेड आपके भी कुछ रियल टाइम एक्सपीरियंसेस रहेंगे तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। बिकॉज मेरे लिए तो, मेरे साथ तो मतलब ऐसा हुआ है कि बैचलर था तो देने के लिए कोई रेडी नहीं था, तो दर बदर भटकना पड़ा, बाकी चीज़ें करनी पड़ी। तो बैचलर्स का तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपने कौन कौन सी अलग अलग प्रॉब्लम फेस की है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फिर आपका कुछ इस पर अलग ओपिनियन भी है तो वो भी आप ज़रूर बताइए, ताकि आपके ओपिनियन से बाकी लोगों को बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम REIT के बारे में बात करेंगे। और साथ ही जाते जाते मोबीक्विक एक्स्ट्रा को ज़रूर चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।